जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज ये क्लास 2 है जीरो टू हीरो बैच का। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीरो टू हीरो बैच जो कि हमने स्टार्ट किया है दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे, जो कि फ्री बैच है 100%, और ये 1 साल तक चलेगा आपका ये बैच। और इस बैच के अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, पहले हम उसको डिस्कस संक्षेप में कर लेते हैं और उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, है ना। तब तक और भी सारे बच्चे जुड़ जाएंगे वीडियो को, तब तक मतलब आप लोग शेयर वगैरह कर दीजिए, ठीक है। तो जीरो टू हीरो बैच के अंदर में आपको फैसिलिटी मिलती है। इसमें जो पढ़ाया जाता है, ग्रामर पढ़ाया जाता है, और इंटर का जो तैयारी होता है बिहार बोर्ड का, वो कराई जाती है। बाकी अगर आप इंटर की तैयारी नहीं भी करते हैं, अगर आप इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बैच है। क्योंकि इस बैच के अंदर में हम पहले ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, और ये क्लास 2 है, तो आपका कुछ छूटा नहीं है ना। क्लास 1 उन लोगों को देखना है जो बिहार बोर्ड के इंटर की तैयारी करते हैं, उनके लिए क्लास 1 देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि क्लास 1 के अंदर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा चीज़ उसमें बताया गया था। तो वो चीज़ आपको ज़रूर देखना है यदि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, इंटर की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की। तो यदि आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ही वीडियोस देखते हैं हमारी इंग्लिश नॉलेज के लिए, या फिर इंग्लिश को आप अच्छा करना चाहते हैं, बिहार बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे, तो आपको क्लास 1 देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं क्लास 2 से। बाकी आपको जो भी इस क्लास में पढ़ने के बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये सारा पीडीएफ के रूप में आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, तो ठीक है। तो पहले क्लास कर लीजिए, फिर उसको डाउनलोड वगैरह कर लीजिएगा। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, और आपको जो है सो और भी सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो चलिए अब हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी सारे बच्चों के पास ये वीडियो भेज दीजिएगा जो आर्थिक रूप से भी असमर्थ होंगे, उन बच्चों के पास भी भेज दीजिएगा ताकि वो आराम से तैयारी कर पाए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से है। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इंग्लिश में क्या होता है, तो इसमें हम नाउन सबसे पहले पढ़ेंगे ना। आज नाउन पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बेसिक चीज़ें इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन हम नाउन को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलिए पहले हम डिस्कस, जैसा कि हमने कहा था कि जीरो टू हीरो बैच है, मतलब एकदम जीरो से। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ABCD आता होगा, है ना। तो आप लोगों को ABCD आता है। ABCD में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप सभी को पता है कि 26 लेटर्स होते हैं। अब 26 में वॉवेल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वॉवेल क्या होता है। तो वॉवेल उसे कहते हैं, जैसे कि आप हिंदी में पढ़े होंगे क ख ग घ अंग, इसी तरह से करके क से लेके जो ज्ञ तक होता है, इसे कहते हैं। ये आपका हुआ, और एक तो आता है आपका आ हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ री ए ऐ ओ औ अन अह, ये सारी चीजें जो होती है इसको स्वर कहते हैं। स्वर और भॉवेल दोनों एक बात है, ठीक है। स्वर और भॉवेल दोनों एक बात है। जैसे कि स्वर में आप जो जो आवाज निकालते हैं हिंदी में, वैसे ही भॉवेल में भी वही वही आवाज इस इन पांचों की मदद से आप हिंदी की वो सारी आवाजें जो स्वर में आप निकालते हैं, जैसे आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ औ अन आ, वो सारी चीजें आप इस ए ई आई ओ यू की मदद से निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। वॉवेल क्या होता है, वॉवेल क्या होता है सबसे पहले हम इसको समझ रहे हैं ना। देखिए, कोई भी लेटर होता है, कोई भी जो लैंग्वेज होती है, कोई भी भाषा जो होता है, उस भाषा में कोई भी चीज़ जब बोला जाता है, तो एक कॉन्सोनेंट, मतलब एक जो शब्द है, अक्षर है, एक अक्षर और दूसरे अक्षर को मिला के जब भी कोई मीनिंगफुल, जिसका कोई मतलब हो, उस टाइप का कोई शब्द बनाया जाता है, तो उसमें स्वर का, यानी कि वॉवेल का, स्वर का यूज होता है, स्वर का प्रयोग होता है। बिना स्वर का कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाया जा सकता। जैसे यदि हम लिख दें कहीं पे, जैसे हम कहीं पे अगर लिख भी दें, जैसे अभी आपको यहाँ पे देखिए VERB, इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, वर्ब, भर्ब बोलते हैं ना, भर्ब वर्ब वही बात है। तो इसको हम भर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ई हटा देते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ से हम क्या करते हैं कि भी के बाद में जो ई है हम इसको हटा देते हैं, और डायरेक्ट भी कॉन्सोनेंट है, ठीक है, आर कॉन्सोनेंट है और बी कॉन्सोनेंट है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसका कोई मीनिंग निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसमें जब तक हम किसी
भॉवेल का यूज नहीं करेंगे, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल सकता है और उसको मिला के भी नहीं पढ़ सकते, इसको अलग अलग पढ़ना होगा, VRB पढ़ना होगा, VRB, जब तक इसमें ई नहीं रहेगा या कोई भी कौन भॉवेल नहीं रहेगा। तो कौन भॉवेल ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती है, आप इसको शॉर्ट में इस तरह से कह लीजिए कि कॉन्सोनेंट के बिना तो भॉवेल का अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व भॉवेल के बिना कॉन्सोनेंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब बेकार है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि अभी आप जैसे मान लीजिए कि आजकल का स्मार्टफोन आप खरीद रहे हैं, तो इंटरनेट के बिना तो वो स्मार्टफोन बेकार है ना, वो तो स्मार्ट हुआ ही नहीं जब तक उसमें इंटरनेट आएगा नहीं। तो इसीलिए तो उसी टाइप का ये हुआ कि भॉवेल और कॉन्सोनेंट, तो भॉवेल 5 होती है और कॉन्सोनेंट 21 होती है, क्योंकि 26 लेटर टोटल A to Z में होते हैं और भॉवेल आपके 5 होते हैं, A, E, I, O, U। और आपका तो ये 5 हो गया, तो 26 में से 5 अगर आप घटाएंगे तो 21 बचेगा, जो 21 बचता है वो कॉन्सोनेंट होता है। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे और 99% बच्चे ये सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन कोई नहीं, यहाँ तक आप जानते होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बहुत नई नई सी लगेगी मेरे पढ़ाने के अंदाज से। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 0 to हीरो बैच है, 0 से स्टार्ट करेंगे, इसीलिए आपको आती भी है तभी भी आप इतना दिल पे पत्थर रख के देख लीजिए। जिन बच्चों को नहीं आती है वो इन चीज़ों को याद कर लेंगे, है ना। ये A to Z आपका 26 लेटर होता है, भॉवेल में A, E, I, O, U आते हैं और कॉन्सोनेंट 21 होता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब जो है सो भॉवेल का यूज बहुत है और इसका यूज मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ अपने पढ़ाने के वक्त भी, जब मैं पढ़ता हूँ तब भी इस चीज़ का यूज करता हूँ। तो इसलिए आपको भॉवेल ये 5 याद होना चाहिए अपने मुंह पे कि भॉवेल क्या होता है, A, E, I, O, U। आप कम से कम 20 बार भी बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक बार मेरे साथ अभी बोलिए, A, E, I, O, U। इस तरह से आप 20 बार बोलेंगे, जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम आते हैं कि अब इंग्लिश जब भी हमको सीखना है तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इंग्लिश का हम ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, क्योंकि ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, स्पोकन इंग्लिश तो पढ़ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ग्रामर। तो ग्रामर में क्या होता है कि हम क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग हिंदी समाज में पैदा हुए, हिंदी यहाँ पे बोली जाती है ना, तो यहाँ पे हम लोगों की मदर टंग जो है, मातृभाषा जो है वो हिंदी है। तो जैसे कि मैं हिंदी अच्छी खासी बोल लेता हूँ, खामी कुछ रहती है वो अलग बात है, लेकिन अच्छी खासी मैं इंग्लिश ये हिंदी बोल लेता हूँ। जबकि मैं हिंदी का व्याकरण मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मैं जब हिंदी लिखता हूँ या बोलता हूँ तो उसमें अलग ही एक हिंदी की अच्छी खुशबू आपको मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको लगेगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हिंदी का ये जानकार हूँ। और सही मायनों में तो मैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत अच्छे तरीके से जानता भी हूँ, या फिर उसमें कब क्या यूज़ करना है, व्याकरण भी अच्छी तरीके से जानता हूँ, जबकि मैंने पढ़ा नहीं है ना। तो वो लैंग्वेज जो होती है वो होती है एक हैबिट की चीज़ होती है। तो यहाँ पर हम कोई भी लैंग्वेज हो, जब उसको हम कोई बात बोलते हैं ना, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। ध्यान से सुनिए कि जैसे कि हम हिंदी में मैं एक बात यहाँ पे बोल रहा हूँ, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं बोलूँगा। तो ये जो एक सेंटेंस है, ये जो एक मेरा बात है, इस बात को हम शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे, शुद्ध हिंदी में इस बात को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। और अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो हम सेंटेंस बोलेंगे, यदि उर्दू में बोलना होता तो हम जुमला बोलेंगे, है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा बात। तो बात को हम कहते हैं वाक्य हिंदी में, और जो है सो ये सेंटेंस हुआ। यहाँ पे बात मैंने इसलिए लिखा है, अब आप इसका सेंटेंस क्या, कोई पूछेगा सेंटेंस का हिंदी क्या होता है तो आप बात मत बोल दीजिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। सुटेबल आंसर आपका वाक्य होगा कि सेंटेंस क्या है, हिंदी क्या होता है तो वाक्य होता है। लेकिन बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको याद डालनी होगी कि मैं जो एक होता है ना जड़ी बूटी टाइप का, उस टाइप का मैं यूज करता हूँ आम बोलचाल की भाषा में, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, वो सारी चीज़ें याद भी हो जाती हैं बच्चों को, इसलिए मैं यूज करता हूँ। तो ये सेंटेंस में आपका, सेंटेंस को आप बात कह सकते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, वो रो रही है, वह खुश है, मैं खुश हूँ, वह दुखी है। ये सारी चीज़ें एक बात है जिसको वाक्य कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। अब इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि सेंटेंस में मेन क्या चीज़ होती है। देखिए, वैसे तो सभी चीज़ का अपवाद होता है, तो जो मैं समझा रहा हूँ इसका भी अपवाद होगा कि मतलब कभी कहीं कहीं आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा कोई सेंटेंस में, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अभी लिख देता कि कौन सारे सेंटेंस जो होते हैं, वाक्य होते हैं, बात होते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अब सब्जेक्ट भी
कोई कोई बच्चों को नहीं पता होगा तो सब्जेक्ट भी मैं बताऊंगा, आप घबराइए मत, मतलब सब मालूम चलेगा, सब हम बताएंगे आपको, मालूम हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू से सीखेंगे, ठीक है, बता देंगे। लेकिन अभी समझिए कि सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने लिखा है कि यहाँ पे 3 चीज़ें होती है एक सेंटेंस में, कहीं कहीं आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको, तो फिर आपके लिए ये समझना ज़्यादा ये हो जाता है। तो अभी के लिए आप समझ के चलिए कि सभी सेंटेंस में ये 3 चीज़ें होती है ना, बहुत सारे सेंटेंस में नहीं भी होती है सब्जेक्ट, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे, कुछ आप जब क्लासेस अटेंड कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझने में तब दिक्कत नहीं होगी, है ना, तो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझिए। तो एक सेंटेंस में क्या चीज़ें होती है, 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट होती हैं, ऑब्जेक्ट होती हैं और वर्ब होता है। वर्ब, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को हम हिंदी में ऑब्जेक्ट कहते हैं ना, सॉरी कर्ता कहते हैं। अब कर्ता क्या होता है, जैसे कि सेंटेंस को तो आपको समझ में आएगा, कोई भी बात एक हुआ उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 बात लिखी गई है, मैं खाना खा रहा हूँ, दूसरा बात यहाँ क्या लिखा गया है, तुम स्कूल जाते हो, और तीसरा बात यहाँ क्या लिखा गया है, वह खुश है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें लिखी गई हैं, तो ये तीनों वाक्य हैं, बात है, सेंटेंस है ना। तो एक सेंटेंस में क्या चीज़ें होती है, 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। तो हम अभी समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, ये एक बात है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, देखिए सब्जेक्ट उसको कहते हैं, सब्जेक्ट का आप हिंदी सुनिए, कर्ता कहते हैं, शुद्ध हिंदी। सब्जेक्ट का शुद्ध हिंदी क्या होता है, कर्ता। क त में या कर्ता, और त के ऊपर में जो गोल वाला र होता है, ऊपर में जो दिया जाता है उसको, वो वाला कर्ता है ये। तो कर्ता से आपको हल्का सा समझ में आ रहा होगा कि जैसे जो भी कोई आदमी काम जो करता है ना, उसको कर्ता कहते हैं, ठीक है, कर्ता आप समझ लीजिए। जैसे ये एक सेंटेंस है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो इसमें खाना खाने का जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ये जो काम हो रहा है खाना खाने का, ये किसके द्वारा हो रहा है। तो आप एकदम डेफिनेटली आप डेफिनेटली आप जवाब देंगे कि खाना खाने का जो काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे इस वाक्य के अंदर में कौन सब्जेक्ट होगा, कौन करता होगा, काम कौन कर रहा है भाई, तो वो काम कर रहा है मैं, वो काम कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हो जाए, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। जैसे अब नीचे वाला जो एक सेंटेंस है, तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल जाने का काम हो रहा है ना, स्कूल जाने का इस बात में काम हो रहा है। तो इस बात में जो स्कूल जाने का काम हो रहा है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मतलब जाने का जो काम है वो कौन कर रहा है, कौन करता है जाने का काम, तो वो करता करता है। तो कौन करता है, वो है तुम स्कूल जाते हो, है ना। तो यहाँ पे तुम जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में मैं हुआ सब्जेक्ट, और नीचे वाले सेंटेंस में हुआ तुम सब्जेक्ट। अब हम सबसे लास्ट वाला सेंटेंस की बात करते हैं, वह खुश है। तो इस सेंटेंस के अंदर में जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, वह खुश है, खुश कौन है, तो देखिए आप ध्यान से मेरी बात देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले आपने जब मैं बोल रहा था कि अपवाद होता है, उस बात को आपने ध्यान से सुना होगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि वह खुश है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, वह खुश है, ये एक स्टेटस है उसका, वह खुश है, दुखी है ना, सुंदर है, ये चीजें, काम तो इसमें नहीं हो रहा है ना। तो इसमें आपको वर्ब का यहाँ पे आप ये आपका वर्ब हुआ। तो ये सारी चीज़ आप समझेंगे, इसको अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं बताएंगे, है ना, अभी आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि नए, मैं तो ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है ना, आपको आता भी है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको एकदम जीरो से पढ़ाना है, इसलिए उस हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा, आप बस सब्र करेंगे और एकदम डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करेंगे, आप लगातार बने रहिए, ठीक है। तो ये आपका हुआ वह खुश है। तो इसमें खुश कौन है भाई, तो वह है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो ये आपका वह सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट पहचानने का मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। जो भी आपका सेंटेंस लिखा रहेगा, उसमें जो भी चीज रहेगी उसको आप क्वेश्चन में तब्दील कर देंगे, क्या करेंगे, प्रश्न में, सवाल में आप उसको तब्दील कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है कि इसमें सब्जेक्ट चुनना है। किसी ने बोला कि भाई ये मैं खाना खा रहा हूँ, जो ये सेंटेंस है, एक वाक्य है, इसके अंदर में जो सब्जेक्ट है वो कौन है, तो आप सब्जेक्ट बताइए। तो आपको क्या करना है कि खाना खा रहा हूँ कहा जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप पूछिए कौन खाना खा रहा है, ठीक है, कौन, तो मैं, आपका जो आंसर हुआ यही आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा है, तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें आपको क्या करना है, स्कूल कौन जाता है, तुम स्कूल जाते हो लिखा गया, तो आपको सब्जेक्ट चुनना है, तो आप बोलिए कि स्कूल कौन जाता है, तो यहाँ पे कौन जाएगा भाई, तुम।
यहाँ पे तुम हो गया सब्जेक्ट। ठीक उसी प्रकार से वह खुश है, खुश कौन है? वह। तो यहाँ पे ये वह सब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करेंगे आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्ट की ओर। आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर में काम कर रहा हो, या फिर आप इस तरीके से पूछ के क्वेश्चन करके आप इस बात को ये कर सकते हैं। ठीक है, समझ सकते हैं। दूसरा हम आते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखिए ध्यान से आप, सब्जेक्ट तो उसको कहते हैं जो काम कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस पर काम हो रहा है। जैसे यहाँ पे है मैं खाना खा रहा हूँ। इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे तो खाना खाने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट तो मैं हो गया। काम क्या हो रहा है? तो खाना। ठीक है, खाना मतलब मुंह के अंदर डालना और उसको चबा के पेट में कर लेना, ये काम हो रहा है। लेकिन किसके ऊपर हो रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ किसको? मैं खा रहा हूँ किसको? खाना को। जैसे यहाँ पे लिखा रहता है मैं बिस्कुट खा रहा हूँ। बिस्कुट नहीं होता है, बिस्किट होता है। ठीक है, बिस्कुट हमको आदत हुई है बोलने का मुझे तो मैं बिस्किट खा रहा हूँ। चलिए हम बिस्कुट ही बोलेंगे, हमको आदत है, आप लोग कॉपरेट कर लीजिए। ठीक है मैं बिस्कुट खा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा आप कि मैं तो खा रहा हूँ, मैं तो सब्जेक्ट हो गया। खा रहा हूँ तो ये खाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किसको खा रहा हूँ? तो यहाँ पे बिस्कुट रहता है तो बिस्कुट हो जाता है, चावल रहता है तो चावल हो जाता है। तो जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ रहा है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम क्या? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया, और खाना ये खा रहा हूँ ये आपका वर्ब हो गया, क्रिया हो गया कि ये काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये खाना जो है ये आपका हुआ ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार तुम स्कूल जाते हो, तो तुम जो है सो स्कूल कौन जाता है? तो तुम क्या हुआ? आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है, ये हो गया। कहाँ जाने का काम हो रहा है? तो ये आपका स्कूल हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो इसके सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा चीज हो, उसको भी आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे कि जो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावे चीजें होती हैं, वर्ड्स हो, शब्द हो कोई, तो उसको आप जो है सो क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह खुश है, तो यहाँ पे ये जो है सो खुश को आप ऑब्जेक्ट कह भी सकते हैं। ठीक है, बाकी ये खुश जो है सो आपका एडजेक्टिव हुआ, वह खुश है। ठीक है, ये आपका मतलब विशेषता टाइप से आप कह सकते हैं, इसको एडजेक्टिव कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में, जैसे ही मैंने कहा होगा कि खुद को आप एडजेक्टिव कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि नहीं नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, इसको नहीं कह सकते हैं। तो वो मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए भी बोल रहा हूँ। आप जब आगे क्लासेस अटेंड करेंगे तो आपको वो सारी डाउट क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, तो आप अभी डाउट में मत पड़िएगा, बस विश्वास रख के आप चलिए आगे, अच्छी तैयारी आपको कराई जाएगी। बीच बीच में डाउट आप लाते रहेंगे अपने मन में, तो फिर आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप विश्वास करके चलें, अच्छी आपकी क्लासेस होंगी। सो यहाँ पे जो है सो आपको समझ में आया होगा कि वह खुश है, तुम स्कूल जाते हो, तो यहाँ पे जो है सो खुश आपका ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट आप कह लीजिए। ठीक है, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ इसको आप ऑब्जेक्ट कह लीजिए आराम से। तो आपको सब्जेक्ट समझ में आया, ऑब्जेक्ट समझ में आया, और तीसरा जो आपको समझना है कि वर्ब क्या होता है, क्रिया। वर्ब क्या हिंदी होता है? क्रिया। क्रिया को हम कह सकते हैं काम। ठीक है, क्या कह सकते हैं? काम। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, तो जब 13वीं होता है जो भी क्रियाक्रम, तो क्या कहते हैं? क्रिया कराना है। ठीक है, तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में ये है, या फिर किसी भी समाज में, जैसे कि आप भारत के अन्य हिस्सों में जाएंगे कि जहाँ हिंदी भाषी जगह है, जैसे बिहार, जैसे कि उत्तर प्रदेश जगह पर, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हिंदी बोली जाती है। हिंदी बोली जाती है, तो जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो उन चीज़ों का बड़ा महत्व होता है। तो जैसे अगर हिंदू समाज के अंदर में होगा तो हिंदी वर्ड का ज़्यादा यूज किया जाएगा और संस्कृत का मंत्रोच्चारण किया जाता है। अगर इस्लाम समाज की, मुस्लिम समाज की हम बात करें तो उसमें उर्दू शब्दों का बहुत यूज किया जाता है जब भी कोई पूजा इबादत वगैरह हो।
और साथ में जो है सो अरबी भाषा का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप क्रिश्चियनिटी में जाएंगे, ईसाइयों के पास, जब ईसाई समाज में आप, तो वहाँ पर जब भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो मुझे जहाँ तक मालूम है कि अंग्रेजी वगैरह का उसमें यूज होता है, क्योंकि बाइबल वगैरह अंग्रेजी में है। सो हिंदी में भी होती हैं कि ईसाइयों में, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो मेरे कहने का क्या मतलब था यहाँ पे कि क्रिया यहाँ पे हम कह रहे हैं, जैसे क्रिया क्रिया कराना है, तो हिंदी जो बोला जाता है एकदम कि क्रिया कराना है, अब उसकी मृत्यु हो गई, अब 13 दिन बाद क्रिया कराना है उसका। तो क्रिया क्या मतलब काम कराना है, वो जो काम होता है मरने के बाद, जो मृत्यु के बाद जो एक रस्म होती है या फिर जो एक परंपरा है जो उसको किया जाता है, वो परंपरा वाली जो काम को, उसको क्रिया कहते हैं शुद्ध हिंदी में। इस तरह से लोगों को बड़ा आध्यात्मिक फील होता है, ठीक है। तो उसको क्रिया को क्या कहते हैं, हम काम कहते हैं। आपको इतना मैंने डीप में इसीलिए इसको बताया कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है, आपको ये नहीं समझना पड़े बाद में, आप भूल ना जाए। तो इसीलिए इतना लंबा ये दे के मैंने इसको समझा दिया आपको। वर्ब को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं, काम कहते हैं, है ना। जैसे कि सेंटेंस को वाक्य कहते थे, वाक्य को बात कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से वर्ब को क्रिया और उसको जो है सो काम कहते हैं। अब जो है सो यहाँ पर एक सेंटेंस के अंदर में वर्ब को कैसे पहचाना जाए, वो हम इन तीनों सेंटेंस पर सीख लेते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खा रहा हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया और खाना ऑब्जेक्ट हो गया, और काम क्या हो रहा है, जो काम होता है सेंटेंस के अंदर, उसी को हम वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे खा रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये तीनों जो है सो आपका सेंटेंस वर्ब हुआ, ठीक है। ये तीनों, खाली ये नहीं हो सकता, या खाली ये नहीं हो सकता, या खाली ये नहीं हो सकता, ये तीनों मिलके वर्ब है, ठीक है। ये तीनों मिलके वर्ब है। एक वर्ब का, अभी थोड़ा सा आप इसको सुन लीजिए हल्का सा, थोड़ा सा काम में इसको आप रख लीजिए, फिर हम जब अगली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे तो आप रिकॉल कर लीजिएगा इसको कि हाँ हम एक बार बताए थे, ठीक है। तो वर्ब को क्या कहते हैं हम ना, वर्ब से क्या क्या हमको फायदा होता है। वर्ब से एक तो समय कालखंड हमको मालूम चलता है कि भाई ये जो काम हुआ है या हो, ये मतलब भविष्य में होगा या अभी बीत चुका है, ये काम पहले ही हो चुका है, या फिर ये काम अभी वर्तमान में हो रहा है। जैसे कि देखिए ध्यान से, मैं खाना खा रहा हूँ मतलब क्या, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर हुआ कि पढ़ा रहा हूँ मतलब अभी वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कह देता मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाता था, वो अच्छा पहले पढ़ा रहे थे, कल परसों या सुबह में, अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हुआ भूतकाल। तो वर्ब का क्या होता है कि उससे आपका जो है सो समय का भी पता चलता है कालखंड में। तो वर्ब ये आपका वर्ब हो गया। ठीक उसी प्रकार से तुम स्कूल जाते हो, यहाँ पर जाने का काम हो रहा है, ये भी वर्ब हो गया। यहाँ पर वह खुश है, तो इसमें आप कहेंगे इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा है तो वर्ब हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कालखंड को दर्शा रहा है, जैसे वह खुश है, मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि वह अभी खुश है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वह खुश थी, तो आपको समझ में आएगा वो अच्छा अभी खुश नहीं है, वो खुश थी, ठीक है। वो खुश थी मतलब भूतकाल में, पहले बीत चुका है, खुश थी सुबह में, अभी खुश नहीं है, अभी तो खिसियाई हुई है, ठीक है। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे वह खुश है, तो ये आपको कालखंड को दर्शा रहा है, इसको आप वर्ब कह सकते हैं, ठीक है। तो वर्ब आपको समझ में आया होगा कि ये आपको तीनों में समझ में आएगा कि वर्ब किसको कहते हैं। तो आप अभी चलेंगे इस बात को लेके कि सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं मेनली, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है आपका वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट किसको कहते हैं, सब्जेक्ट उसको कहते हैं जो कि उस सेंटेंस के अंदर में एक्टिव हो, काम कर रहा हो। ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके ऊपर काम हो रहा हो, और वर्ब उसको कहते हैं जो काम हो रहा है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, जिसके ऊपर जो काम कर रहा है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो रहा है, काम का प्रभाव पड़ रहा है ऑब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है, जो काम संपन्न हो रहा है, उसको कहते हैं वर्ब। वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया, काम ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया कर्ता। आपको उम्मीद करेंगे समझ में आएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, क्या है पढ़ना। प्यारे बच्चों, वो आपको सारी चीजें समझ में आ गई, आपको उसमें से याद क्या कर लेना है वो हम लास्ट में बताएंगे। अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज का क्लास, नाउन। प्यारे बच्चों, नाउन क्या होता है, इसको आप जो है सो अपने कॉपी में आप लिख लीजिए, ठीक है। ये तो आपको पीडीएफ में नीचे मिल जाएगा, लेकिन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन उसको प्रिंट कराने से अच्छा होगा कि आप अपना से क्लास नोट्स बनाएं, ठीक है। तो आपको ये अभी लिख लीजिए नाउन।
फिर आप यहाँ पे लिख लीजिएगा व्हाट इज नाउन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। नाउन किसको कहते हैं? अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू डिनोट द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। इसका हम हिंदी समझते हैं, उसके बाद में इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, नाउन क्या है, ठीक है, व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है? तो एक नाउन एक वर्ड है, ठीक है, एक शब्द है, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए? डिनोट करने के लिए, दर्शाने के लिए। किस चीज को दर्शाने के लिए? तो द नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के, किसी पर्सन के, व्यक्ति के नाम को दर्शाने के लिए। किसी प्लेस मतलब जगह के नाम को दर्शाने के लिए। किसी एनिमल यानी कि किसी जानवर के नाम को दर्शाने के लिए। किसी वस्तु, थिंग के नाम को दर्शाने के लिए। किसी फीलिंग मतलब किसी भाव के नाम को दर्शाने के लिए। किसी आइडिया मतलब किसी विचार के नाम को दर्शाने के लिए। आपको समझ में आया होगा कि नाउन किसको कहते हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले इसको आसान भाषा में। ये तो हो गया आपका परिभाषा। आपसे कोई पूछेगा तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब बात रही समझने की, तो अब चलिए इसको हम डीप में समझते हैं। बहुत सारे बच्चों का हमेशा कंफ्यूजन रह जाता है, इवन कि वो इंग्लिश ऑनर्स भी कर लेते हैं लेकिन नाउन सही से नहीं पता होता है, क्योंकि वो बेसिक में नहीं जाते हैं। तो हम अभी बेसिक में जाएंगे, ठीक है। चलिए, नाउन का हिंदी होता है शुद्ध हिंदी संज्ञा, ठीक है। अब इसको हम आते हैं बोलचाल की भाषा में, तो इसको आप कहिए नाम। जैसे मेरा नाम है दिलकश, ठीक है। तो मेरा एक शरीर है, तो मेरा नाम है दिलकश। तो इस जो शरीर को दर्शाने के लिए जो एक शब्द है, जिस शब्द के तहत हम इस शरीर को पुकार रहे हैं, दिलकश, तो ये दिलकश जो शब्द है ये एक नाम हो गया, ठीक है। नाम 5 प्रकार का होता है नाउन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए नाउन क्या होता है। ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत कीजिए, ठीक है। हमको मालूम है कि आपका दिमाग हो रहा होगा इधर उधर, तो पहले एक जगह एकाग्र कीजिए। नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा क्या होता है? नाम होता है, ठीक है। अब आपको आपके दिमाग में नाम आया तो आप इस जो ये है ना, ये क्या कहते हैं इसको, परिभाषा जो भी है, डेफिनेशन, इसको आप गोली मारिए। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मूल मंत्र क्या है? नाउन को कहते हैं संज्ञा और संज्ञा को कहते हैं नाम। बस दुनिया में जितना भी नाम है वो सारी चीजें नाउन है। क्या समझे आप? दुनिया में जितनी भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। नाम को हम नाउन कहते हैं। ध्यान से सुनिए, नाम को हम नाउन कहते हैं, बाकी दूसरा चीज को हम नाउन नहीं कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी क्रिया को हम नाउन नहीं कहेंगे, ठीक है। रो रहा हूँ ये नाम नहीं है, ये काम है, ठीक है। ये काम है, वो क्रिया हुआ, वर्ब हुआ। अब ये नहीं कहेंगे कि ये जो आंख से आंसू निकल रहा है इस चीज को हम रोना कहते हैं, इसीलिए ये नाउन हो गया। रो रहा हूँ ये नाउन हो गया, ऐसा नहीं है। ये नाम नहीं है भाई, ये काम है, ठीक है। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। दुनिया के तमाम नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी नाम, व्यक्ति का नाम हो सकता है, उसको हम नाउन कहते हैं। किसी जगह का नाम हो सकता है, हम उसको नाउन कह सकते हैं। किसी जैसे कि जानवर का नाम होता है, जैसे घोड़ा, गाय, बकरी, बिल्ली, चूहा, ये सारी चीजें नाउन है। जैसे कि थिंग, कोई वस्तु हुआ, जैसे कि मेरा लैपटॉप, मेरी माइक, मेरा मोबाइल, किताब, कलम, ये सारी चीजें जो वस्तुएं हैं, कपड़ा, है ना, ये सारी चीजें आपका नाउन हो गया। आप फीलिंग, जैसे कि आप बोल सकते हैं, जैसे फीलिंग होता है ना, जो भी भाव होते हैं, फीलिंग सैड, फीलिंग हैप्पी, ये सारी चीजें नाउन होती है ना। कोई आइडिया है, कोई विचार है आपका, वो सारी चीजें नाउन होती है। अब हम बात करेंगे कि नाउन को आप फिर से एक बार देखिए कि क्या होता है। तो नाउन को हम कहते हैं हिंदी में संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। दुनिया में जितना भी नाम है उसको हम कहते हैं नाउन। काम को हम नाउन नहीं कहते हैं, ठीक है। नाम को नाउन कहते हैं, काम को नहीं कहते हैं। नाम में और काम में अंतर है, आपको समझ में आ रहा होगा। नाम को और काम को हम एक जगह थोड़ी कह सकते हैं कि नाम इक्वल टू काम, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। नाम एक अलग चीज है और काम एक अलग चीज है। तो हम नाम को नाउन कहेंगे, ना कि काम को नाउन कहेंगे, ठीक है। इस चीज में आपको ध्यान रखना है। पार्ट्स, इंग्लिश के अंदर में देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, मतलब कि नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, वर्ब हुआ, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सारी चीजों को मिला के ये इंग्लिश आपका बनता है। तो नाउन एक आपका पार्ट है कि संज्ञा। नाउन जब खत्म हो जाएगा तो हम सर्वनाम स्टार्ट करेंगे। अभी आप नाउन पढ़िए आराम से।
नाउन क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा होता है नाम को कहते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं दिलकश, DILKS, दिलकश। दिलकश नाम है एक व्यक्ति का, मेरा ही नाम है, कंफ्यूज मत होइए। और उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे आप नहीं कह सकते हैं कि एक ही आदमी का नाम हो सकता है। जैसे नाउन का मतलब ये नहीं होता है कि जो एक नाम हो उसके अलावा कोई नाम नहीं हो। जैसे मेरा नाम दिलकश हो गया तब नाउन है, और एक और आदमी का नाम दिलकश हो जाएगा तभी दिलकश जो शब्द है इसको हम नाउन के लिस्ट से हटा के फेंक देंगे। ऐसा नहीं है, ये नाउन रहेगा चाहे एक आदमी का नाम हो या 1000 आदमी का नाम हो। ठीक है, ये अभी मैं क्लैरिफिकेशन आपको इसलिए दिया हूँ, ये बताया इसलिए हूँ कि एक बच्चा हमसे इसी तरह से पूछ रहा था, इसलिए हमको लगा कि आप लोगों में से कई बच्चों के मन में ये सारा क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसीलिए भी हम आंसर कर देते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। ठीक है, आपका ये हुआ नाउन। और इंडिया हो गया नाउन, जैसे ये एक जगह का नाम है ना, जगह का नाम, प्लेस का नाम है। फिर लायन हो गया, ये एक जानवर का नाम है, ये भी नाउन है। चेयर एक वस्तु का नाम है। ऑनेस्टी ये क्या है? ये एक फीलिंग है, ये फीलिंग है। आप जैसे देखिए बता रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ, मैं मतलब मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं ईमानदार हूँ, तो आप मेरी ईमानदारी को तो देख नहीं रहे हैं ना, देखने वाला चीज नहीं है ना, छू पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? ये भाव है, एक फीलिंग है, वो आप फील कर पा रहे हैं हमसे मिलके कि हाँ दिलकश ईमानदार है। ठीक है, आप फील कर पा रहे हैं उस चीज को, तो वो फीलिंग जो है उसका जो नाम है, जैसे ईमानदारी, उसके अंदर ईमानदारी है। ठीक है, वह ईमानदार है और उसके उस वो ईमानदार है और उसके अंदर ईमानदारी है, दोनों में अंतर है। आप समझ पा रहे हैं? वह ईमानदार है मतलब कि वह ईमानदार है। ठीक है, ही इज ऑनेस्ट होगा, लेकिन वह, उसमें ईमानदारी है, मतलब ईमानदार की जो भावना है, वो भावना उसके अंदर है, वो फीलिंग, उस फीलिंग का जो नाम है वो है ऑनेस्टी। उसके बाद जो है सो आइडिया हुआ, ये फीलिंग, आइडिया, ये सारी चीजें आपकी हो गई। तो नाउन आपको उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि नाउन के बाद में, नाउन तो आप समझ गए ना, नाउन क्या कहते हैं भाई? नाम को नाउन कहते हैं, नाम को नाउन कहते हैं, नाम को नाउन कहते हैं, नाम को नाउन कहते हैं। ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं कि नाउन कितने प्रकार का होता है। आज के क्लास में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्लास लंबा हो जाएगा, अभी आधा घंटा हो रहा है। ठीक है, आधा घंटा मतलब 32 मिनट के आसपास अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, और जो है सो अब कुछ और मिनट पढ़ाते हैं हम, और उसके बाद में क्लास को द एंड करेंगे। धीरे धीरे बच्चा, जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी, और धीरे धीरे हम क्लास के ड्यूरेशन बढ़ा के मैक्सिमम 1 आवर करेंगे, 1 आवर करेंगे डेली का, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि डेली कम ही रखें, लेकिन कभी कभी हो जाएगी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये आपका हो गया, नाउन हो गया। अब इसका हम टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में बात करें कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाम के कितने प्रकार होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। आप इसको भी अभी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रोक के। उम्मीद करेंगे आप लोग सारे लिख लिए होंगे इसको। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये 5 जो आपका नाउन का प्रकार है, तो इस पांचों को हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। अभी आपको क्या करना है, अभी आपका क्या है ये वो समझना है सबसे पहले। तो आपका जो है सो अभी जितना भी हम लोगों ने पढ़ाया अभी आपको हमने, तो आपको याद करके आना है। होमवर्क ही आपका रहेगा कल के लिए कि आपको 5 जो भवेल होते हैं वो भवेल आपको याद करना है। साथ में उसके बाद में आपको सब्जेक्ट किसको कहते हैं वो सारी चीज़ आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लीजिएगा, या फिर खुद से समझ के जिस तरीके से भी उसको समझ लीजिएगा। सेंटेंस क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और साथ में ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझ लेंगे आप। वॉवेल को समझेंगे, वॉवेल को याद करेंगे। अगर आपको नहीं होगा तो पांचों याद कर लीजिएगा, अगर याद नहीं होगा तो ये आपका होमवर्क रहेगा। और नाउन किसे कहते हैं उसका जो परिभाषा था, वो परिभाषा अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, कि कोई पूछे तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं इजीली, या फिर कहीं आपको डेफिनेशन लिखना हो तो आप इजीली डेफिनेशन लिख सकते हैं। बाकी समझने के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको हमने समझाया जिस प्रकार से कि नाउन नाम को कहते हैं, वो आपके लिए काफ़ी है। तो आप याद भी कर सकते हैं उसको, यहीं भी याद कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप याद करके आइएगा, ठीक है। अगले क्लास में कल फिर कल आप रात 9 बजे
यहाँ पे चैनल पे आएंगे तो आपको जो है सो क्लास 9 बजे से फिर कल से स्टार्ट हो जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जो आता है घंटी का निशान उसको दबा दीजिएगा। तो हम जब भी क्लास स्टार्ट करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आपका क्लास नहीं छूटेगा, आप आराम से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको ये पांचों हम कल आएंगे तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन चीज़ तो हम लोगों ने डिस्कस शुरू में ही कर दिया था, वॉवेल वगैरह जो शुरू से है। अब हम कल डिस्कस कराएंगे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, और कोशिश करेंगे कि एक क्लास में 2-3 ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करें जल्दी जल्दी, है ना, और बहुत अच्छे तरीके से। ये नहीं कि आपको समझ में नहीं, ऐसा नहीं, एकदम जीरो लेवल से करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्लास को लाइक करके इस क्लास का हम टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। बाकी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। नीचे आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इस क्लास का ये जो आपको पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में कल, फिर आ जाइएगा हमारे साथ क्लास में, बने रहिएगा। जय हिंद।